ये जो क्वेश्चन हमने 18 क्वेश्चन देखा था उसके ऑप्शन में दृष्टि बाधित उम्मीदवार जो होते हैं, कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनके लिए क्वेश्चन है। तो क्या पता ये क्वेश्चन नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। तो जो पिक्चर है उसके ऑप्शन में दिया गया है कि जो बच्चा पिक्चर नहीं देख सकता है उसके लिए क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित पाठ ये यहाँ पर दिया गया है, इसे पढ़ना है और 3 जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो देखिए पहले इसे पढ़ेंगे फिर इसके आंसर देंगे। पत्नियों से कई नर और मादा दासों ने मुगल घराने को आबाद किया। जिन कार्यों में उन्होंने कौशल, चातुर्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक सांसारिक से भिन्न प्रदर्शन किया। यहाँ तक का जो है आप इसे कट कर लीजिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस और कुछ थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है, इसलिए इसके बाद वाला जो है वो पढ़ेंगे हम। यहाँ से गुलाम यूनुस ख्वाजा सारा गृहस्थी के बाहरी और आंतरिक जीवन के बीच पहरेदारों, नौकरों और वाणिज्य में काम करने वाली महिलाओं के लिए एजेंट के रूप में भी चले गए। नूरजहां के बाद मुगल रानी और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करना शुरू किया। शाहजहां की बेटियां जहां आरा और रोशन आरा ने एक वार्षिक आय का आनंद लिया जो अक्सर बराबर होती थी। उच्च शाही मनसबदार इसके अलावा जहां आरा को सूरत के बंदरगाह शहर से राजस्व प्राप्त हुआ जो विदेशी व्यापार का एक आकर्षक केंद्र था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल घराने की महत्वपूर्ण महिलाओं को इमारतों और बगीचों को चालू करने में सक्षम बनाया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली के कई वास्तुकला परियोजनाओं में भाग लिया। इनमें एक आंगन और बगीचे के साथ 1-2 मंजिला कारवासराय था। शाहजहानाबाद के धड़कते केंद्र यानी कि चांदनी चौक के बाजार को जहां आरा होगा, यहाँ पर जहां आरा ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ पर ये पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो ये हमें पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मुगल परिवार में जो महिलाएं थी वो भी पीछे नहीं थी। बहुत जगह पे जो महिलाएं हैं वो आगे थी, और यहाँ तक कि जो दिल्ली है उसे डिज़ाइन करना, इसके साथ साथ जो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है जो शाहजहां की जो बेटियां थी जहां आरा और रोशन आरा, उनको क्या वार्षिक आय भी मिलती थी। और साथ ही साथ बताया गया है जो जहां आरा है उसे तो बंदरगाह शहर से क्या मिल रहा था, राजस्व भी मिल रहा था यानी कि कर मिल रहा था, और बहुत सारे संसाधन थे, उन पर नियंत्रण भी था, कंट्रोल भी था। तो यानी कि केवल मुगल जो शासक है वो ही नहीं थे, उनके पास ही पावर नहीं थी, बल्कि जो महिलाएं थी उन्होंने भी क्या है जो प्रशासन के कार्य संभाले हैं। इससे ये बात प्रूफ हो रही है। चलिए अब इसके रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य शाहजहां के शासनकाल के दौरान बहुत समृद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसे सही ठहराता है? तो ये कथन दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन में, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन यह बताता है कि जो शाहजहां है उसके शासनकाल के दौरान जो प्रशासक था वो काफ़ी अच्छा था। तो वो किस बात से यहाँ पर दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन है, नूरजहां ने वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण करना शुरू किया। दूसरा, जहां आरा और रोशन आरा की वार्षिक आय बहुत अधिक थी। तीसरा, रोशन आरा ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा एक कारवासराय के निर्माण में खर्च किया। और चौथा, रोशन आरा ने आकर्षक विदेशी व्यापार से भारी लाभ कमाया। तो इसका जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सेकंड वाला, जहां आरा और रोशन आरा को क्या मिल रही थी, वार्षिक जो आय है वो मिल रही थी, यानी कि वार्षिक आय है वो मिल रही थी, इसका मतलब है, और बराबर मिल रही थी, कोई भी हेरफेर नहीं हो रहा था। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो बराबरी है, जो महिलाएं हैं उनके साथ जो बराबरी का व्यवहार था वो भी चल रहा था, उस समय प्रचलन में था। इसके साथ साथ जो प्रशासन का कार्य अगर सही प्रकार से नहीं होता तो अपने बच्चों की जो वार्षिक आय है वो तय नहीं करते ये। तो इस बात से पता चल रहा है हमें, इस बात से पता चल रहा है कि शाहजहां के टाइम पर जो शासनकाल था वो काफ़ी समृद्ध था। समृद्ध होगा तभी तो, अगर मानिए आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम डबल से ट्रिपल हो जाती है तो आपकी जो पॉकेट मनी है वो और ज़्यादा कर दी जाएगी। तो इसलिए क्योंकि उनके पास उनकी इनकम और ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए जहां आरा रोशन आरा का क्या कर दिया गया था, उनकी वार्षिक जो आय थी वो
बहुत अधिक थी। इससे बात पता चलती है हमें कि जो शाहजहां है उसका समृद्ध शासनकाल था। तो सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल रानियां और राजकुमारियां हरम तक सीमित रहने के बावजूद आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम थी, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रखा है कि जो मुगल रानियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल शासक ही नहीं थे, केवल राजा ही नहीं थे, उस समय जो शासक होते थे वही नहीं थे जिनके पास पावर थी, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, मुगल परिवार की जो महिलाएं, वो भी उभर कर सामने आई थी। तो मुगल जो रानी है और राजकुमारी है वो केवल हरम तक, हरम यानी कि जो उनका रूम होता था वहीं तक सीमित नहीं थी, उसके बाहर वह शासक की जो गतिविधियां थी, आर्थिक गतिविधियां थी, उनमें भी भाग लेती थी। किस बात से स्पष्ट होता है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। पहला, पुरुष दासों ने उन्हें आर्थिक गतिविधियों में मदद की। दूसरा, गुलाम कबाड़ियों ने उनके लिए एजेंट के रूप में काम किया। यहाँ पे कबाड़ियों की जगह कुछ और होगा, तो जो गुलाम है उन्होंने क्या किया था, एजेंट के रूप में काम किया उनके लिए। तीसरा, मनसबदार इनमें उनकी मदद करने के लिए प्रतिनियुक्त थे जो गतिविधियां करते थे। और चौथा, महिला दासों ने आर्थिक गतिविधियों में उनकी मदद की। तो जो सेकंड वाला है वो इसका सही होगा कि जो गुलाम है वो क्या है, इस कार्य के लिए उनके लिए एजेंट के रूप में थे, और यही बात हमें क्या है पैराग्राफ में भी बताई गई है। तो सेकंड वाला सही है इसका। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सी वाला, जहांआरा बेगम ने महिलाओं से जुड़े सभी रूढ़ियों को परिभाषित किया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसे सही ठहराता है। तो जो जहांआरा बेगम थी, उन्होंने महिलाओं के लिए जो भी रूढ़ियां थी, यानी कि जो रूढ़ियां होती थी उन सबको गलत किया। जो महिलाओं के लिए डिसाइड कर दी गई थी, रूढ़ी मतलब होता है बहुत लंबे समय से चल किसी प्रथा का चला आना, जो भी रूढ़ियां महिलाओं से जुड़ी हुई थी उन सारी चीज़ों को डिफाइन किया, परिभाषित किया जहांआरा बेगम ने। तो किस बात से स्पष्ट होता था, ऑप्शन देखिए। पहला, उसने मुगल परिवार का पूरा प्रभार लिया। दूसरा, उसने घरेलू षड्यंत्र में भाग लिया। तीसरा, उसने शाहजहानाबाद में कई वास्तु परियोजनाओं में भाग लिया, यहाँ पर और भाग लिया काट दीजिए, भाग लिया। चौथा, उसने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित किया। जहांआरा बेगम हैं, जो भी रूढ़ियाँ महिलाओं से जुड़ी हुई थी, और महिलाओं से जुड़ी हुई रूढ़ियों में ये भी था कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, वो किसी भी प्रशासन के काम में या फिर जो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर ही सीमित माना जाता था। परंतु जो जहांआरा बेगम है उसने क्या किया, शाहजहानाबाद यानी कि जो दिल्ली है, शाहजहानाबाद मतलब दिल्ली, जो दिल्ली है उसकी वस्तु परियोजना में भाग लिया था। यानी कि दिल्ली किस तरीके की बनेगी उसका जो डिसीजन है, उसके लिए जो भी कार्य है, जो भी चीज़ है, वो सारी के सारी जहांआरा ने देखी थी। तो इससे बात स्पष्ट होती है कि जो ये प्रथा थी, जो ये रूढ़ी थी महिलाओं से रिलेटेड की, उसे चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, खासकर जो शासकों की जो पत्नियां वगैरह होती थी उनके लिए। तो इसलिए उसने क्या किया, इस चीज को परिभाषित किया कि जो महिलाएं हैं वो भी क्या है, बाहर निकल सकती हैं। तो इससे इस बात से स्पष्ट होता है कि जहांआरा बेगम ने ऐसा किया था। तो थर्ड वाला इसका सही है। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन, किस तरह से जयंत नहीं आएगा, यहाँ पे जहांआरा आएगा, तो सही कर लीजिएगा। किस तरह से जहांआरा ने विकास की दिशा में योगदान दिया, यानी कि व्यापार की दिशा में किस प्रकार से योगदान दिया था जिससे विकास हो सका। पहला ऑप्शन, सूरत के बंदरगाह शहर का निर्माण करके। दूसरा, आगरा में अपनी राजधानी बनाने में शाहजहां की मदद करके। तीसरा, दिल्ली में एक डबल मंजिला कारावासरी का निर्माण करना। और चौथा, चांदनी चौक बाजार का डिजाइन करना। तो इसका जो थर्ड वाला है वो सही है। जहांआरा जो बेगम है उसने क्या किया था, जो दिल्ली है उसके लिए परियोजना कार्य में योगदान दिया था, जिससे क्या हुआ, व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तो उसने क्या किया था, एक डबल मंजिला कारावासराय भी तैयार किया था दिल्ली में। तो ये हमें पैराग्राफ में भी लास्ट लाइन में पता चलता। नहीं पता तो आप वीडियो को बैक करिए और देखिए। अब इसके ऑप्शन देखिए, सही विकल्प चुनना है। ए, केवल फर्स्ट, तो देखिए केवल फर्स्ट सूरत के बंदरगाह शहर का निर्माण करके, नहीं। दूसरा, केवल पहला और दूसरा, बिल्कुल नहीं। देखिए पहला और दूसरा भी नहीं है, पहला तो गलत है। दूसरा, आगरा में अपनी राजधानी बनाने में शाहजहां की मदद, ये भी गलत है। तीसरा, केवल तीसरा और चौथा, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या, चौथा केवल तीसरा, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, जो एक्सप्लेन किया, थर्ड वाला वही क्या इसका सही है। और इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है। हम बहुत बार कंफ्यूज होकर क्या कर सकते हैं,
अगर आप इतना ही देखकर छोड़ दे क्वेश्चन को तो आप थर्ड लगा के आ जाएंगे, पर अगर आपने देखा ABCD ऐसे लिख रखा है तो आपका ये D वाला ठीक होगा। जब ऑप्शन दे दिया जाता है तो आप इस प्रकार से ठीक करेंगे, तो केवल थर्ड वाला ठीक है, इसलिए D ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 19 क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे रीड करना है। ऐसे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, पर मैं यहाँ पर आपको चारों के चारों करवाऊंगी। तो देखिए 5वीं रिपोर्ट के इस उद्धरण यानी कि जो दिया गया है वही बताई गई बात है यहाँ तक। तो अब देखिए जमींदारों की स्थिति और जमीनों की नीलामी का जिक्र करते हुए 5वीं रिपोर्ट में कहा गया है, राजस्व को समय की पाबंदी के साथ महसूस नहीं किया गया था और जमीनें काफ़ी हद तक समय समय पर नीलामी के जरिए बेची गई। मूल वर्ष 1203 में 1796 से 97 के साथ बिक्री के लिए विज्ञापित भूमि का एक जुम्मा या सिस्का रुपए का मूल्यांकन इतना यहाँ पर दे रखा है। भूमि की सीमा वास्तव में एक जुम्मा बेची गई या फिर एक जुम्मा को इन्होंने जो बताया है आप पढ़ लीजिए, और खरीद की राशि का मूल्यांकन किया। तो यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा कि मनी सिक्का इतना है और 1204 का जो है उसमें बताया गया है। तो इसे आप पढ़ने के बाद ये 5वीं रिपोर्ट का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो यहाँ पर डिटेल दी गई है कि इतने में इतना था, इतने में इतना था, इसके बाद इन्होंने यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए बकायदरों में देश के सबसे पुराने परिवारों में से कुछ थे। उड़िया, राजेशीय, बिसनपुर, बंगाल के सभी जिले और अन्य के राजा थे, जिनके उत्तराधिकारी प्रत्येक सफल वर्ष के अंत में और उन्हें गरीबी और बर्बादी से खतरा था, और कुछ उदाहरणों में राजस्व के लिए कठिनाइयों को प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने सार्वजनिक मूल्यांकन की मात्रा को कम करने के अपने प्रयासों में, तो ये यहाँ पर 5वीं रिपोर्ट दी है। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन बताया गया, फिर उसका कारण दिया गया। जैसे मैंने आपको हमेशा एक्सप्लेन किया है, अभिकथन क्या है, कथन बताया जाता है, किसी के द्वारा कहा जाता है और उस बात का कारण देती है, उसका स्पष्टीकरण देते हुए जो आर है वो बताता है। अब देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है, बकायेदारों में से कुछ सबसे पुराने परिवार थे, और आर कारण दे रहा है राजस्व को समय की पाबंदी के साथ महसूस नहीं किया गया था और भूमि को नीलामी द्वारा बिक्री के लिए समय समय पर उजागर किया गया था। अब इसका ऑप्शन चेक कीजिए। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही विवरण है, तो आर ए का सही विवरण नहीं दे रहा है। तो देखिए इन्होंने कहा बकायेदारों में से कुछ सबसे पुराने परिवार थे देश के, और आर क्या बता रहा है कि जो राजस्व है उस पर पाबंदी नहीं लगी थी, इसी कारण क्या है जो भूमि है और जो भूमि है उसे क्या है नीलामी के लिए बार बार बिक्री के लिए क्या किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, उजागर किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो बकायेदारों के बारे में बताया जा रहा है वो एक अलग टॉपिक हो गया है, और जो राजस्व के बारे में बताया जा रहा है वो अलग हो गया है। तो इसलिए ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। सेकंड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं दे रहा है। तो ए और आर दोनों बातें अपने आप में सही हैं, जो दोनों बातें कही गई है। राजस्व के बारे में जो आर ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और बकायेदारों मतलब कि ए ने जो कहा है बकायेदारों के बारे में वो भी बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि हमने अभी पैराग्राफ में देखा ये दोनों बातें आई थी, तो ये दोनों बातें अपने आप में सही हैं, पर जो आर है वो ए का सही विवरण नहीं दे रहा, सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, सही कारण उपलब्ध नहीं करवा रहा है। तो इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब देखिए ख, वे कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने 5वीं रिपोर्ट को इन आंकड़ों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो वो कौन से अधिकारी हैं जो 5वीं रिपोर्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, इन आंकड़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा कुशासन, भ्रष्टाचार और कुशासन। दूसरा, स्थायी निपटान की प्रणाली की कमी। तीसरा, राजस्व संग्रह में अक्षमता, और चौथा यहाँ पर दे रखा है इन्होंने केवल दूसरा और तीसरा। किनके द्वारा जो 5वीं रिपोर्ट है उसके बारे में ऐसी 5वीं रिपोर्ट में सारा विवरण दिया गया है, तो वो दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, जो कुशासन चल रहा था, जो भ्रष्टाचार चलाया जा रहा था भारत में, उन सब के बारे में जांच पड़ताल की, और उसके बाद जो 5वीं रिपोर्ट है वो ब्रिटेन में प्रस्तुत की।
उसी को पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप जो 10th जो चैप्टर है उसे देख सकते, जो 10th चैप्टर है उसे पढ़ सकते हैं, उसमें बताया गया है। तो फर्स्ट इसका सही है। तीसरा इसका क्वेश्चन देखिए, इन आंकड़ों से दीर्घकालिक सामान्यीकरण 2 साल से वास्तविक स्थिति की गलत व्याख्या हो सकती है। कैसे? पहला, जब ये साल थे जब जमींदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा, तथ्यों की अतिशयोक्ति हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं इससे क्या हो सकता है दीर्घकाल में, यानी कि लंबे समय में क्या हो सकता है, आंकड़े दिए गए हैं पांचवी रिपोर्ट में, उनसे क्या हो सकता है जो 2 साल हैं उसकी जो गलत व्याख्या है वो प्रस्तुत हो सकती है जो पांचवी रिपोर्ट में दी गई है। वास्तविक स्थिति है, मतलब कि जो वास्तविक कंडीशन थी उसकी गलत व्याख्या हो सकती है इन 2 साल के विवरण से पांचवी रिपोर्ट के। तो ये पहला ऑप्शन देखिए, जब ये साल थे जब जमींदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दूसरा, तथ्यों की अतिशयोक्ति हो सकती है। तीसरा, दोनों, पहला और दूसरा दोनों। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो ये आंकड़े दिए गए पांचवी रिपोर्ट में उसके द्वारा क्या हो सकता था, जो वास्तविक स्थिति थी उसकी गलत व्याख्या की जा सकती थी। तो ये बात पहली भी ठीक है कि इससे क्या हुआ, जब ये समय था, ये 2 साल का समय जो पांचवी रिपोर्ट में दिखाया गया है, ये 2 साल का समय था। उस समय जो जमींदार हैं उनकी वो क्या कर रहे थे, समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा था मुश्किलों से। दूसरा, तथ्यों की अतिशयोक्ति हो सकती है। जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं पांचवी रिपोर्ट में 2 सालों के लेकर, उससे क्या हो सकता है, अतिशयोक्ति हो सकती है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो ये 2 बातें हो सकती हैं जो क्या है, जो वास्तविक स्थिति है उसकी गलत व्याख्या कर सकती है, क्योंकि जमींदारों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा था जितनी किसानों को करना पड़ रहा था। तो ऑप्शन पहला भी सही है, क्योंकि जब हम पांचवी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उससे हमें यही पता चलता है कि जमींदार क्या है, बहुत ज़्यादा संकट में थे, परंतु ऐसा नहीं था। दूसरा, तथ्यों की जो अतिशयोक्ति है, यानी कि जो भी तथ्य उनमें दिखाए गए हैं, जो भी आंकड़े दिखाए गए हैं, उनसे क्या हो रहा है, उनसे जो अतिशयोक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, उसके पीछे कई कारण रहे थे। तो ये पहला और दूसरा दोनों ठीक है, इसलिए इसका थर्ड वाला जो है ऑप्शन ठीक होगा। अब फोर्थ देखिए, आपको क्या लगता है इस अर्घ के अनुसार, यानी कि जो आलेख यहाँ पे दिया गया है ये पैराग्राफ, इसके अनुसार जुम्मा का मतलब क्या है? तो जुम्मा का मतलब पूछ रखा है। पहला, भूमि राजस्व के रूप में एकत्र की गई राशि। दूसरा, भूमि की नीलामी से एकत्र की गई राशि। तीसरा, भूमि राजस्व का आधिकारिक मूल्यांकन। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो भूमि राजस्व का आधिकारिक मूल्यांकन ही जुम्मा कहलाता है। जो भूमि राजस्व है, मतलब कि जो भूमि के द्वारा जो कर उपलब्ध होता था उसका आधिकारिक जब मूल्यांकन किया जाता है उसी चीज को जुम्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो जुम्मा की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये पैराग्राफ देकर पूछा गया है, आपसे क्या नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी होगी और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। और वो सेक्शन आपके थोड़े काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि 8 नंबर के भी आते हैं, उनमें आपके 5 या 4 जितने के भी होते हैं उतने नंबर के भी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक जैसा हो सकेगा, और मैंने जो पेपर एनालाइज किया है उसके भी अकॉर्डिंग मैंने उसमें बता रखा है। पेपर जो एनालाइज किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप का कहाँ से आपसे पूछा जा रहा है हिस्ट्री का, क्योंकि हम जो सैम्पल पेपर दिया जाता है उसी से हम क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके का हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।